अस्सलाम वालेकुम। मैं सज्जाद अनवर, नया दौर मीडिया नेटवर्क से प्रोग्राम जर्नलिस्ट कट में। हमारे साथ इस वक्त तेहरान से जनाब जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं। जॉन साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सजाद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन साहब, ये आज क्या हुआ कि ईरान ने बाकायदा ईरानी फॉरेन ऑफिस ने गुफ्तगू का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में जो पार्ट टू होने जा रहा था, आज दूसरा मरहला था, उसमें से ईरान ने कहा कि मैं नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन से आने वाले एक ईरानी जहाज को उस पे कब्जा कर लिया है। उसके इंजन वाले हिस्से को पहले निशाना बनाया गया। और अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब ने बयान दिया है कि हम उसकी तलाशी ले रहे हैं कि चीन से ईरान क्या सप्लाई हो रहा था। तो ये जो एक मुआहदे की तरफ जाती हुई सूरत हाल थी, अब लग रहा है कि दोबारा एक तरह से जंग की नई शुरुआत होने जा रही है। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि मुआहदे की तरफ सूरत हाल नहीं जा रही, लेकिन जंग भी उस तरीके से मुझे नहीं लगता होगी जिस तरीके से पहले हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स अच्छा। पूरी, आई थिंक पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ईरान के अंदर शहरों में अटैक्स ना करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ही जंग कंटेन्ड रहे। आई थिंक सो। एट द सेम टाइम इसराइल के अंदर भी इतना स्टैमिना नहीं है, ना ही अरब ममालिक के अंदर इतना स्टैमिना है कि वो कोई और अटैक्स बर्दाश्त कर सके। तो आई थिंक भले यहाँ पे जंग कंटिन्यू होगी, लेकिन इसकी शक्ल जो होगी वो अलग होगी। और मुज़ाकरात यानी की अब जहां तक बात अब रहती है, नेवी, अब समंदर में ही जंग होगी जो क्या, आने वाले दिनों में होगी, आपके ख्याल में? यस, या तो समंदर पे ही जंग होगी या डायरेक्ट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, या इस तरीके का कोई बड़ा एक्शन करेगा। क्योंकि एक फील्ड स्ट्रेटेजी, आप दोबारा जिस चीज में आप पहले ही फेल हो चुके हैं, वो दोबारा करना सेंस नहीं बनता यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। बहरहाल वो पावर प्लांट्स वगैरह उड़ा सकता है, जो भी कर सकता है, वो तो एक चीज है, लेकिन बैक एंड फोर्थ दोबारा मेजर शहरों में ऐसा करना, और पावर प्लांट्स वगैरह भी अगर उड़ाए, तो फिर उसको पता है ट्रम्प को कि किस तरीके से जवाब में ईरान जो है वो करेगा। सो आई डोंट थिंक उसकी लाइक्लीहुड जाता है। अगर नेगोशिएशंस की बात करें कि नेगोशिएशंस क्यों खत्म हुई, इसके लिए सिर्फ इसका रीजन में सिर्फ एक ही वजह है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ब्लॉक था, और बाद में ईरान ने उसको अपने कंट्रोल में लिया। और जिस तरीके से आगे जाके लेबनान के अंदर सीज फायर की कंडीशन थी कि लेबनान के अंदर सीज फायर होगी तो ही हम ब्लॉकेड खोलेंगे, वो सीज फायर की कंडीशन, चले कह सकते हैं शेकी थी, लेकिन बहरहाल खुल गई। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने खोल दिया। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खोला, तो नेवल ब्लॉकेड जो ट्रम्प का लगा हुआ था यहाँ पे, उस नेवल ब्लॉकेड को चाहिए था कि वो नेवल ब्लॉकेड हटाता। क्योंकि ईरान बिल्कुल भी उन मुल्कों में से नहीं है, अकॉर्डिंग टू ईरानियंस, कि वो प्रेशर के अंदर निगोशिएट करने के लिए आए या गन की जोर के ऊपर निगोशिएट करें। तो दिस वाज बीइंग सीन एज अ प्रेशर टैक्टिक, एंड एज अ टैक्टिक के बाद में जाके अगर नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होते, जो कश्तियां यहाँ पे ब्लॉकेड लगा के खड़ी हुई हैं, वही कश्तियां अटैक्स करना भी शुरू करती। तो ईरान ने कहा कि जब तक आप नहीं हटाते, पहले भी कहा था कि जब तक आप नहीं हटाओगे इन कश्तियों को, तब तक हम लोग नहीं करेंगे नेगोशिएट, देन अनटिल अनलेस यू रिमूव देम, हम बात नहीं करेंगे। और उसने नहीं हटाई, ईरान को अटैक करना शुरू कर दिया, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। तो अभी अगले मरहले में जब पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा था कि दोबारा से ये जो गुफ्तगू है ये रिज्यूम हो, एक दिन पहले भी एक नूर खान एयर बेस पे एक जहाज अमरीकी पहुंचा। और आज ही अभी एक डेढ़ घंटा पहले एक दूसरा जहाज पहुंचा है। जॉन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने ईरान को मुज़ाकरात की तरफ लाने की कोशिश की थी, जब शुरू में, तो दरमियान में चीन ने भी एक रोल प्ले किया था। चीन ने भी कहा था ईरान से कि आप आए, आ जाएं इस गुफ्तगू में, जिसके लिए पाकिस्तान कह रहा है। तो क्या अभी आप समझते हैं कि कोई मरहला ऐसा आएगा, या चीन अभी तक ईरान यही चाहता है कि पहले नेवल ब्लॉकेज जो है अमेरिका वो हटाए, और इसको उस समंदर को सबके लिए फ्री कर दे, तो उसके बाद जाके मज़ाकरात के लिए कोई रास्ता खुलेगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, चीन की ईरान के साथ दोस्ती है, लेकिन इन्फ्लुएंस उस तरीके का नहीं है कि वो ईरान को मजबूर करे कि चाहो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठो। और आपने देख लिया कि ईरान ने बंद कर दिया स्ट्रेट हॉर्मुज अपनी मर्जी से। तो ये हम्म। ईरान है जिसका फैसला होगा, और आई थिंक फैसला तभी होगा जब ब्लॉकेड हटेगा। मेरे ख्याल में तब जा सकते हैं, कि हम्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बकाई ने
अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इन्होंने जो जो मिसट्रस्ट है, हमें ट्रस्ट के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए थे, और इन्होंने तो हमेशा ही धोखा दिया। अमेरिकन ने हमेशा धोखा हम्म। दिया, हमेशा की आड़ में जो है उन्होंने हमला करने की कोशिश की। तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, तो आगे का कुछ नहीं पता। दिस इज व्हाट ही सेड। सो आगे अगर, अभी तो टॉक्स नहीं, अभी तो नहीं जा रहे, लेकिन अगर ब्लॉकेट खुलता है फॉर एग्जाम्पल, तो शायद क्या पता ईरान राजी हो जाए, शायद, आई डोंट नो। इससे पहले भी कालीबाफ साहब ने भी और प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा था कि अमरीकियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले भी गुफ्तगू के बाद इन्होंने हम पे अटैक किए थे। और जब वो पाकिस्तान आ रहे थे कालीबाफ साहब उनके साथ मिल के फॉरेन मिनिस्टर के, उस वक्त भी उनका बयान यही था कि हम एक ऐसे दुश्मन से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं जिन जो कि जो कि पहले भी हमें धोखा जिससे मिला है। तो इस वक्त जब नेवल ब्लॉकेज अगर अमेरिका खोल भी देता है, तो ईरान की तो वो प्रिहेंशन पहले से ही मौजूद है अमेरिका के बारे में। पहला 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 नुक्ता तो ये है। दूसरा ये कि पाकिस्तान भी लेट डाउन हुआ है इस सारे मामले में, क्योंकि जब फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब तेहरान गए और उन्होंने ईरानी लीडरशिप से रिक्वेस्ट की कि आप आबनाए हुर्मुज़ को खोल दें, तो ये बहुत बड़ा फैसला था ईरान की तरफ से उसको खोलने का। लेकिन अमेरिका ने वो उस कोशिश को भी डैमेज किया अपनी ब्लॉकेज बरकरार रखने में। अभी फिर अमेरिकी पाकिस्तानी दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। पाकिस्तान थोड़ा पहले ही लेट डाउन हो चुका है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टेशन है अब दोबारा भी वर्क कर सकेगा, या पाकिस्तान की कोशिशें एग्जॉस्ट हो चुकी हैं? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान के जो फर्स्ट राउंड था, कालीबाफ साहब ने कहा कि कुछ चीजें रिजॉल्व हुई हैं, कुछ चीजें रिजॉल्व नहीं हुई। मैं नहीं कहूंगा पहला राउंड नाकामयाबी था या पहला राउंड फेलियर था। मुझे नहीं लगता। ये कुछ ना कुछ चीजें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और सीज फायर तो देखिए पाकिस्तान ने ही मीडिएट कराई। दिस इज फॉर, हम्म। मतलब दिस इज ट्रू, ये तो इस्माइल बकाई ने अपने ट्वीट में भी कहा कि पाकिस्तान मीडिएटरी सीज फायर है। दूसरी हम्म। तरफ अगर हम देखें, अब देखिए इसका दूसरा पहलू भी है, अमेरिका का जो पहलू है इसके अंदर जो आंसर है। अमेरिका ने पहले भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जब ट्वीट उन्होंने किया था, जब अग्री हो चुका था कि 10 पॉइंट फ्रेमवर्क पे ही बात होगी, और जब अग्री हो चुका था कि लेबनान इसका हिस्सा है, तो जब शहबाज शरीफ साहब ने जब ट्वीट किया और बाद में ट्रंप ने बोला कि नहीं जी लेबनान तो ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, तो मैं, मी बीइंग अ पाकिस्तानी सज्जाद साहब, मैं भी पाकिस्तानी हूं, एंड आई फील बैड कि भाई मेरे मेरे मुल्क को भी आप धोखा दे रहे हो। मतलब ईरान को तो आपने किया ही किया जो भी किया, लेकिन हमें भी आप जो बात कहते हो आगे कम्युनिकेट करने के लिए, भाई कि आप ये ईरानियों को बताएं, या ये पैगाम जो है वो उनको उन तक पहुंचाएं। तो अगर वो चीज सच नहीं होती तो फिर थोड़ा सा इफेक्ट हमारे हमारे ऊपर भी आता है। ये नहीं कि ईरान के साथ मिसट्रस्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि हमें फिर आपके साथ, अमेरिका के साथ इतना खुद से भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बीइंग पाकिस्तान, हमें अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें भी इस चीज के ऊपर जो है वो कर सकता है गलत बयानी। तो इस अंदाज में मुझे लगता है कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट तो कोई भी नहीं कर सकता, ना ना ईरान कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता है, ना दुनिया की कोई और कंट्री मेरे ख्याल में, सिवाय इसराइल के, क्योंकि इसराइल का इन्फ्लुएंस उसके अंदर माशाल्लाह से इतना ज्यादा है। सिवाय इसराइल के कोई भी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो आई थिंक सेकंड राउंड के अंदर भी मुझे कोई, सजाद साहब उन्होंने, उनको भी उम्मीद नहीं थी मीडिएटर्स को, मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा, बैठ के दोनों हाथ में लाके साइन करके चले जाएंगे। जी बहरहाल क्या हो सकता है, बहरहाल ये हो सकता है कि कुछ इश्यूज के ऊपर और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि डील फाइनली परमानेंटली इस एंड को क्लोज करेगी। मेरा नहीं ख्याल, अगर करेगी तो फिर वो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपने टर्म्स से बात करने से नहीं हटेगा। इनरिच यूरेनियम उसने कह दिया हम नहीं देंगे, और यूएस की तरफ से डिमांड जो है वो कुछ और है। सो लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल। बट पाकिस्तान एक अच्छा किरदार निभा रहा है अभी तक, इसको अच्छा किरदार ही जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा है, सालिसी कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल ये दो पार्टी जब आ जाती हैं एक साथ, उनका फैसला होता है कि अब इसको कामयाब करना है या नहीं करना। पाकिस्तान के लिए तो जीत हो चुकी है, पाकिस्तान ने अपनी जो हिस्ट्री के अंदर नाम था वो लिखवा दिया है इस पूरे हिस्टोरिक, आई थिंक, सीज फायर की वजह से। तो आपका ख्याल है पाकिस्तान की जो आने वाले दिनों में कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी इस हवाले से? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ इस जंग के नए पहलू भी तलाश कर रहा है। आज जब वो बात कर रहा था, ईरानी जहाज जो चीन से आया है और जिस पे अभी जो यूएस मेरीन्स हैं वो काबज हो चुके हैं, उनके कब्जे में है,
तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम उसकी जहाज की तलाशी ले रहे हैं कि वो तजारती जहाज की आड़ में कोई ऐसी चीजें तो नहीं आ रही थी चाइना से। तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग को चीन के हवाले से भी कोई प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है जहाज की तलाशी के बाद वो कुछ ऐसी चीजें करें जैसे आमतौर पे होता है, कोई कंस्पिरेसी बना के कि चीन तो जहाज ईरान को बहुत सारा जो वेपनरी भिजवा रहा है, ये वो। आपको कुछ ऐसी चीज की समझ आ रही है? वरना डोनाल्ड ट्रंप को इस लेवल पे बयान देने की क्या जरूरत थी? पैसा वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ प्रोफेशनल रहूं, लेकिन मैं वकील हूं और हम लोग में एक होता है कि आपने देखा है किस तरीके से पुलिस वाला जब कुछ नहीं मिलता है गाड़ी की तलाशी लेता है, कुछ नहीं मिलता और लेके जाना होता है तो वो चार्ज डाल देता है गाड़ी के। हाँ, तो मेरे ख्याल में मैं यही कहने लगा था कि वो गलत जी बरामदगी जो डाली जाती है ना, पुलिस जी जी पाकिस्तान जी में जी डालती है जो, उस तरह की जी बात जी है। जी 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 हम्म। तो ये मेरे ख्याल में हो सकता है कि कल को ये कहे कि जी इसके अंदर ये था, इसके अंदर वो था। देखें, प्रोफेसर मरांडी जो अगेन डेलीगेशन का हिस्सा थे, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, मेरे जानने वाले। उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट जो ट्रम्प दे रहा है, और आज बड़ी अच्छी रीडिंग थी उनकी। उन्होंने कहा जब ये स्टेटमेंट्स दे रहा था ट्रम्प, तो उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहा है ताकि कल को ये बैक एंड पे जाके अपने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है और इतने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है कि कल को ये पीछे जाके अपने स्टेटमेंट्स उठाए और कहे कि देखो मैंने कहा था कि ईरान ने ये एग्री किया और ईरान ने ये नहीं किया, तो ईरान की वजह से ये टॉक्स फेल हुई हैं। तो बात हम्म। सारी ये है कि देखें, ईरान ने तो जंग जीतने के बावजूद सीज फायर पे जरूरत नहीं थी ईरान को, जबकि ईरान ने क्लियरली कह दिया था कि हमें नहीं करनी। काफी दफा ईरान ने मना किया। 5 डिफरेंट लीडर्स डिफरेंट कंट्रीज के आए, उन्होंने कहा कि करो, ईरान ने मना कर दिया। 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अप्रोच किया, कहा जी करें आप सीज फायर कर लें। ईरान ने कहा नहीं जी हमें नहीं करना। और बड़े बड़े मुल्कों के, छोटे छोटे मुल्कों के नहीं, मैं सुपर पावर्स की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि यार मुजाकरात कर लो। तो ईरान तो ऑलरेडी अपने आप को जीतने की पोजीशन में ही देख रहा था, और जब ईरान को पता चला कि ये 10 पॉइंट प्लान के ऊपर बात करने के लिए तैयार है, तब ईरान आया। जब ईरान को पता था कि लेबनान भी रिकग्नाइज कर लिया इसने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जो ट्वीट कर रहा था कि स्ट्रेट ऑफ ईरान और जी स्ट्रेट, हम तो ईरान को गोल्डन एज में ले जाएंगे। तो ईरान ने तब जाके अग्री किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर नेगोशिएट करने आ रहा है ट्रम्प, भले अपनी आवाम को जीत देने के लिए उसको कुछ देना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली उसने सरेंडर कर दिया। तो ईरानियंस की अंडरस्टैंडिंग ये थी। तो अब आई थिंक जिस तरीके से उसने, आई थिंक ये टाइम भी लिया, रीइंफोर्समेंट्स भी की, यूएस ने, इसराइल ने रीइंफोर्समेंट्स की इस रीजन के अंदर। बेस आई थिंक बेसिस के ऊपर अभी इस वक्त 50,000 के करीब फौजी मौजूद हैं अमरीकी। 200 के करीब, सॉरी 400 के करीब तैयारे, 500, 400 से 500 के करीब तैयारे, 20 नेवी शिप्स, ये सारी चीजें मौजूद हैं। रीइंफोर्समेंट्स अमेरिका ने की हैं, तो कोई भरोसा नहीं, कल को अटैक कर सकता है और जंग दोबारा शुरू हो सकती है, यू नेवर नो। अच्छा, जब इससे पहले ट्रम्प के बयानात आ रहे थे ना, खास तौर पे पहले राउंड के बाद, तो वो कह रहा था कि आबना हरमज का जो कंट्रोल है वो ईरान को छोड़ना चाहिए। उससे ये लग रहा था कि वो जो दुनिया में तेल की सप्लाई में रुकावट आ रही है वो उसको जरा चाह रहा है कि वो खुल जाए, ताकि इस जंग का इफेक्ट यूरोप पे ना पड़े, बाकी दुनिया पे ना पड़े और महंगाई ना हो। लेकिन अब तो सूरत हाल बदल गई कि जब ईरान ने अब्दा हरमज खोलने की बात की तो इन्होंने अपना नेवल ब्लॉकेज जारी रखा। और अब ये लग रहा है मुझे कि कहीं ये समंदर का जो कंट्रोल है, खलीजी समंदर का कंट्रोल, वो अमरीकी मुस्तकिल तौर पे अपने हाथ में रखकर ईरान के साथ एक लंबी सर्द जंग टाइप चीज चला के तो एक मुआशी कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। लेकिन इसका दुनिया को कितना बड़ा नुकसान होगा आने वाले दिनों में, ये इसका इसका इमेजिन शायद ट्रंप ने किया हो, क्योंकि वो तो अनएक्सपेक्टेड है, किसी वक्त कोई फैसला करता है, किसी वक्त वो कोई फैसला करता है। जब खास तौर पे जॉन साहब उन्होंने लबनान की टॉक्स करवानी शुरू कर दी और लबनान के ऊपर भी सीज फायर को तस्लीम कर लिया, तो बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी कि ये मुआहदा हो जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही रीडिंग की। ये लंबी सर जंग टाइप की सिचुएशन ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान असल में देखें, ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है। ईरान कहता है कि वैसे ही तुमने इतना मारा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सालों से जंग जंग भी 3 दफा जंग हुई है इनके ऊपर, और इनकी जो इकॉनमी है वो इतने सालों से 47 ईयर्स हुए हैं, तो सैंक्शन में ही रहे हैं ये लोग तो कॉन्स्टेंटली।
तो ईरान का मानना यह है कि यहाँ पे अब बेजनीद मीखोरी, मतलब अगर मारोगे तो ये नहीं होगा कि तुम्हें नहीं लगेगा, हम तुम्हें मारेंगे, भले जितनी बड़ी भी ताकत हो। ये इनका क्लियर स्टांस रहा है कि कोई अगर अटैक करेगा तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो इन रिस्पॉन्स टू द नेवल ब्लॉकेड उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, जो कि जंग से पहले तक खुला हुआ था। मुझे लगता है बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन साजिद साहब, दुनिया इस चीज के लिए तैयार नहीं है, और ईरान इस बात को समझता है कि ट्रंप को फोल्ड करना पड़ेगा। ईरान नोज दिस वेरी वेल कि अगर ये ब्लॉकेड चला तो ईरान अपना जो ब्लॉकेड है वो भी चला के रखेगा। और अगर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स वापस नहीं गया, क्योंकि ईरान से तो कंट्रोल कोई नहीं ले सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। पहले भी ट्राई कर लिया, पूरे मुल्कों को भी बुला लिया, कोई नहीं आ रहा था। तो अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है तो ट्रम्प को अल्टीमेटली फोल्ड करना पड़ेगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ इफ एंड नॉट, सॉरी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द ये सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है वो सफर कर रहे हैं, और इकोनॉमी जिस तरीके से शॉक्स ले रही है पूरी दुनिया की, ईरान इंक्लूडेड। तो उसके ऊपर आई थिंक कोई ना कोई जवाब जो है वो अमेरिका की तरफ से आएगा, कि वो कहेंगे कि जी हम नेवल ब्लॉकेड हटा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऐसी चीज भी जुड़ी हुई है इस सारी सिचुएशन में। जब ट्रम्प इस तरह की धमकियां लगाता है कि मैं सारे इनके पुल उड़ा दूंगा, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को उड़ा दूंगा, जब वो कहता है कि पूरे तेहरान को यूनिवर्सिटी रोड में बदल दूंगा, तहजीब खत्म कर दूंगा, 40 साल में आज तक किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया जो ईरान के साथ मैं करूंगा, तो उससे ये लगता है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप और कुछ खलीजी मुल्कों का ये ख्वाब है कि एक दफा इस जंग को डिसाइसिवली तेहरान को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया जाए, जिसका खदशा है। अगरचे इसके इम्कानात कम है, लेकिन ये खदशा काफी लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि एक हाथी है अमेरिका, और तेहरान जो है या ईरान उसके मुकाबले में उतनी ताकत नहीं रखता कि उसका मुकाबला किया जा सके। अगर सीज फायर खुलता है और इस तरह के अटैक होते हैं तो इससे तेहरान को काफी बड़ा नुकसान पहुंचने का भी एहतमाल है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सजाद साहब, कर तो बिल्कुल सकता है, करना चाहे तो कर बिल्कुल सकता है। लेकिन देखिए, हाथी को भी कहते हैं ना, चूंटी भी अगर कान में चली जाए हाथी के तो वो उसको नाच नचाती है। तो आई थिंक ये वो वाली एग्जांपल यहाँ पे, ईरान को मैं चूंटी से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका को अभी आप देखें, जब वो सिविलाइजेशन की धमकी उसने पहले दी थी, तो पेजिशकियान कॉल्ड हिज ब्लफ। पेजिशकियान ने कहा कि ठीक है तुम मारोगे, ओके नो प्रॉब्लम, हम लोग रेडी हैं। 1.5 करोड़ की आवाम जो है वो वैसे ही एनरोल कर चुकी है अपने आप को ग्राउंड फाइटिंग के लिए, और लोग जो है वो पुलों के ऊपर और पावर प्लांट्स के ऊपर जाके खड़े हो गए बड़ी तादाद में। और उसी वक्त, सजाद साहब, ये मुजजा है या क्या है, लेकिन उसी वक्त जब डेडलाइन करीब आ रही थी, उसी से कुछ घंटे पहले पैगाम आता है कि जी ट्रंप आपकी सारी बातें मान गया है, आपका सारे फ्रेमवर्क के ऊपर बात होगी, आप ही के फ्रेमवर्क के ऊपर बात होगी, और वो लबनान पे भी मान गया है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी मान गया है। तो आई थिंक कि अभी भी अगर वो करेगा तो वो ब्लफ करेगा। अगर तो वो करता है, अगर लेट सपोज पावर प्लांट्स पे अटैक करता है, बिल्कुल सही बात है, कर सकता है, लेकिन फिर ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा मेरे ख्याल में, भले पावर प्लांट्स पूरे ईरान की खत्म कर दे। जो लॉन्च पैड्स हैं और जो मिसाइल्स की जो अंडरग्राउंड साइलोज हैं, वो इंडिपेंडेंट पावर, उनका अपना जनरेटर सिस्टम है, अपना सब कुछ है। तो वो तो इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा, मिसाइलें फिर भी दागी जाएंगी, और अंधेरे में शायद लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई जरूर होगी। और 70,000 मेगावाट बिजली है सजाद साहब, 400 से ज्यादा पावर प्लांट्स हैं ईरान के अंदर। इट इज नॉट सो इजी कि वो सारे पावर प्लांट्स को एक साथ खत्म कर देगा। हम्म। अच्छा, लेकिन अभी जो ईरान ने आज धमकी दी है, जो खास तौर पे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन की गुफ्तगू में सुन रहा था, उनका ये कहना था कि यूएस मैरीन्स जो हैं या उनके जो जहाज हैं या जो वो स्वीपर्स हैं, जो खास तौर पे जो सुरंगें बिछी हुई हैं उनको साफ करने के लिए जो आ रहे हैं, वो अगर एक हद से आबना हुर्मज में आगे आएंगे तो उनको तेहरान निशाना बनाएगा। उससे ये लग रहा है कि ये आज रात को या कल सुबह एक नई जो समुद्री जंग है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान शुरू हो सकती है। आप क्या देख रहे हैं? ऑलरेडी जब कल कश्ती पकड़ने के लिए आया अमेरिका,
तो कश्ती ले जाने के मतलब पकड़ने के बाद वो तो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत आगे जाके उन्होंने ट्रांस उसको इंटरसेप्ट किया, और ऐसा नहीं है कि किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर वो कश्ती जा रही थी, वो ऐसी जा रही थी, उसको उठा के ये लोग ले गए। इसके बाद ईरान ने ड्रोन्स लॉन्च किए अमेरिकन शिप्स के खिलाफ, और ये तस्नीम ने इस बात को कंफर्म किया कि अटैक्स जो है वो ईरान ने भी किए कश्तियों की तरफ। बहरहाल वो लगे नहीं लगे, इंटरसेप्ट हो गए, हो सकता है इंटरसेप्ट हो गए, आई डोंट नो। बट अगर नेक्स्ट टाइम लेट सपोज ऐसा होता है कि वो स्वीपर्स आते हैं या कोई भी आता है, और तो आई थिंक कि इसके अंदर बिल्कुल देखें, सिपाही पासदारान यहाँ की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो पहले ही बहुत ज्यादा सब्र के साथ बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि वो जाहिर है वो तो मिलिट्री मैन ऑलवेज वांट टू फाइट, एंड दे आर विलिंग टू फाइट, एंड दे आर वेटिंग टू फाइट। तो वो अपने बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे हैं। अभी तक तो सीज फायर मेंटेन रही, अभी तक तो सीज फायर चली। क्यों चली? क्योंकि जी सारे फरीकैन एक साथ एक ही पेज पे हैं। अगर सिर्फ आईआरजीसी का कंट्रोल होता तो यहाँ पे सीज फायर नजर नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ जंग हो रही होती आज भी। लेकिन वो होल्ड करके बैठे हैं, वो वेट करके बैठे हैं, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू से कि जी अब आपके पास गो अहेड है। एंड आई थिंक कि अब गो अहेड मिल चुका है कि अब अगर कोई आता है तो आपने एंगेज करना है। तो आई थिंक अगर वो आएंगे तो जो रेडी बैठे हुए हैं वो तो फिर ट्रिगर के ऊपर जो है वो फिंगर चला देंगे अपनी। अच्छा जॉन साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो एक तासुर है कि जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कारी बाग साहब, वो पासदाराने इनकलाब को के बहुत ज्यादा करीब हैं बनिस्बत फॉरेन मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के, और जो एस्टेब्लिशमेंट की पावर है वो रिफ्लेक्ट होती है ईरानी स्पीकर के साथ, और ईरानी स्पीकर जो हैं वो फैसला साजी में बहुत डिसाइसिव हैं। ये एक तासुर है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ पे अगर कोई अगेन अगर कोई डिवाइड होता, सियाज साहब, अगर हम्म। आईआरजीसी इस्टेब्लिशमेंट का कोई कंट्रोल होता, तो हमें क्या नजर आता? हमें नजर आता कि वो 8-9 दिन जो कोई सुप्रीम लीडर नहीं था, उस वक्त या तो कोई कू होता, राइट, कोई ना कोई मिलिट्री डिक्टेटर आके बैठ जाता, मार्शल लॉ लगा देता, या फॉर एग्जाम्पल नहीं लगाता मार्शल लॉ, एक हाइब्रिड सिस्टम के अंदर किसी रिफॉर्मिस्ट या किसी किसी ऐसे खातमी जैसे रूहानी जैसे बंदे को लाके बिठा देते। एंड व्हेन वी से द इस्टेब्लिशमेंट, हु इज द इस्टेब्लिशमेंट? सजाद साहब, सारे लीडरान तो मारे जा चुके हैं, सारे सारे जो हम्म। जर्नल होते हैं, सारे लोग जो होते हैं वो तो मर जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो आईआरजीसी है, वो क्या कोई लोगों का, कोई इंडिविजुअल्स का एक मुजस्समा है जो फैसला साजी कर रहा है, या कोई सोच का नाम है? मेरे ख्याल में ये एक सोच का नाम है, मेरे ख्याल में ये एक आइडियोलॉजी का नाम है। और वो आइडियोलॉजी, अगेन, इट इज नॉट जस्ट फाउंड विद इन द पार्लियामान, या मतलब क्योंकि यहाँ पे भी उसूल पसंद और इस्लाह पसंद दो ग्रुप्स हैं, दो कैंप्स हैं। गालिबाफ साहब जो है वो उसूल पसंद है, अराची जो है वो इस्लाह पसंद है। और आप ये चीज नोटिस करें कि उसूल पसंद कैंप जो है, जिसको रेफर किया जाता है कि ये आईआरजीसी का कैंप है या ये जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैंप है, उस कैंप के पास तो इतना इख्तियार रहा ही नहीं कभी भी ईरान के अंदर जितना रिफॉर्मिस्ट के पास रहा। आप ये देखें, रूहानी वॉज ए रिफॉर्मिस्ट, पेजेश्कियान इज अ रिफॉर्मिस्ट, मूसवी वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, खातमी वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, ये सारे तो रिफॉर्मिस्ट थे। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक किसी कंट्रोल का या किसी डिवीजन का इशू है। जो इंटरनल पॉलिटिक्स में चीजें चलती हैं, जो डिसएग्रीमेंट चलते हैं, वो चलते हैं। फॉर एग्जांपल जेसीपीओ एग्रीमेंट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015, आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि यार आप डील नहीं करें। उन्होंने कहा कि अमेरिकन के ऊपर भरोसा नहीं करें, डू नॉट मेक अ डील विद देम। बट रूहानी वेंट अहेड एंड मेड अ डील विद देम। तो आई थिंक ये एग्जीक्यूटिव जो जो क्लियर नजर आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव जब कोई काम करना चाहती है तो वो कर लेती है। अभी भी सीज फायर हो गया, भले किसी की एस्पिरेशंस हो, सिपा वाले कह रहे हो कि नहीं जी हमें तो अटैक करना है इसराइल को, क्योंकि अभी आप चांस दो, क्योंकि सोच यही पाई जाती है ना कि अगर अभी आपने गैप दे दिया तो वो रीइंफोर्समेंट कर लेंगे, और देख भी ऐसे ही रहे हम लोग कि रीइंफोर्समेंट हो रही है। जी जी। तो आई थिंक यहाँ पे डिवाइड नहीं है। आई थिंक यहाँ पे वही एक एक लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो हर मुल्क के अंदर होता है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। फॉर एग्जांपल रिजाई साहब ने क्लियरली खुल के बोला कि मुझे नहीं लगता कि नेगोशिएशंस होने चाहिए। मीडिया पे यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमें नहीं लगता फॉर एग्जांपल कि नेगोशिएट करना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं जी हमें करना चाहिए। तो आई थिंक इट इज नेचुरल टू फाइंड दैट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन आइडियोलॉजी, बट इट इज नॉट अ डिवाइड। बस ये एक छोटा सा सवाल, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा। ये भी कहा गया कि ये जो मुज़ाकराती टीम है ये बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है ईरान में। वो कहते हैं, ईरानी अवाम कहते हैं कि जनाब ये कौन है जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तो मुज़ाकरात चाहते ही नहीं है, और इनके खिलाफ मजारे हो रहे हैं, इनके खिलाफ गुफ्तगू हो रही है वहां पे।
ये उनके सोशल जो डिस्कशंस हैं, डिस्कोर्स है, उसमें मुज़ाकराती टीम जो अमेरिका से बात कर रही थी, जो पाकिस्तान में बात कर रही थी, उसको पसंद नहीं किया जा रहा था। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, टू सम एक्सटेंट यस देर आर पीपल, लोग खुश नहीं हैं, बिल्कुल ये बात सही है कि काफी लोग खुश नहीं है कि अमेरिका के साथ आप क्यों। देखिए, बात करना इज समथिंग एल्स एंड देन डायरेक्टली बात करना इज समथिंग एल्स। तो मेरे ख्याल में लोगों को नाराजगी ये हुई कि आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं, राइट। एंड आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम विद द इरानियंस, क्योंकि देखें, यहाँ पे आयतुल्ला खामनाई को शहीद किया है, इनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया है। और जिन लोगों ने शहीद किया है, आप उनके ऊपर भरोसा करने करके उनके साथ बैठ के फेस टू फेस टॉक कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक तबका है जो पसंद, मैंने खुद भी देखा, कुछ अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक लोग आ गए और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि जी, मतलब प्रोटेस्ट इन द सेंस कि उनके जो चांट्स थे वो ये थे कि मुज़ाकरे नहीं करेंगे, अभी सिर्फ जंग जी जी चलेगी। तो जी उसके बाद जाहिर सी बात है, थोड़ा सा एक वो भी हुआ, मीडिया के अंदर भी कहा जाता है, तस्नीम फार्स फॉर एग्जांपल आप देख लें, वहां पे भी थोड़ा बहुत इस चीज को जो है इम्प्लाइड मैसेजिंग उसके अंदर चलती है मीडिया के अंदर कि क्या हो रहा है फॉर एग्जांपल। और बिल्कुल ऐसा सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड तो चले, इट वाज गुड कि फर्स्ट राउंड में गए। लेकिन फर्स्ट राउंड में जाने के बाद जो हुआ, और फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टेंटली अमेरिका धोखा दे रहा है, तो अवाम जरा सी फ्रस्ट्रेटेड हो रही है सजाद साहब, क्योंकि अवाम को लगता है कि अमेरिका हमला कर सकता है, और हुकूमत को इतना नाइव नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सम पीपल। अब देखिए, लोगों की जी। अपनी ख्वाहिशात तो होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लीडरशिप जो है वो जज्बाती फैसले करना शुरू हाँ, वो कर दे, या लीडरशिप जो बन है जाए वो। या पब्लिक ओपिनियन की होस्टेज बन जाए, लीडरशिप को नहीं बनना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। यस, यस। तो आई थिंक यहाँ पे इसीलिए सबका ही नजर आ रहा है कि अभी भी टॉक्स, अगर नेवल ब्लॉकेट हटा तो मेरे ख्याल में टॉक्स होंगी। दिस इज व्हाट आई थिंक। जी जी, इसका मतलब है कि गेंद अमरीकियों के कोर्ट में है। अगर वो नेवल ब्लॉकेज हटाते हैं तो टॉक्स हो सकती हैं, नहीं हटाते तो फिर जंग बढ़ेगी और वो समुद्री जंग होगी। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने वक्त निकाला। किसी मरहले पे दोबारा भी आपसे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं अपने देखने वालों से भी इजाजत लूंगा। खुदा हाफिज।